नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स है गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं वहां से कवर किए जाते हैं और फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से ये सीरीज बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी आप लोगों के लिए। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, साथ ही जो हमारा इंस्टा का पेज है उसको भी फॉलो कर ले। तो आइए देखेंगे किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो आज का टॉपिक है पर्सनालिटी बेस्ड है, ठीक है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम जो आंदोलन है उस दौरान भी आप नाम सुनते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन भी सुनते हैं इनका नाम आप, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने इकोनॉमिक जो आपका क्रिटिसिज्म किया इकोनॉमिक डोमेन में, है ना, जो आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है, धन के निष्कासन का जो सिद्धांत था वो इन्होंने दिया। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है बुक आपने देखी होगी, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे हम लोग। दादा भाई नौरोजी जीएस पेपर फर्स्ट में रख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा यहाँ पर टॉपिक है आज, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के लिए पार्टनरशिप। ये समझिएगा, ये यूएस लेड है और ये एक तरीके से जो चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर किया जा रहा है यहां पर, ठीक है। इसको देखेंगे हम लोग और ये जो है आपका जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं आप। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट है। इसके बाद हॉर्न ऑफ अफ्रीका का टॉपिक है, यहाँ पर काफी पुराना टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है। लगातार चाइना जो है वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाता चला जा रहा है ना। तो उस संदर्भ में ये जो है यहाँ पर रखा गया है, आपको ये आर्टिकल जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं। इसको देखेंगे हम लोग। इसके बाद आप लोगों को ये भी पता होगा कि मिलिट्री बेस भी है यहाँ पर चाइना का, जिबूती जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, पीएम गति शक्ति स्कीम है इन एकेडमिक प्रोग्राम्स, तो थर्ड पेपर में रख सकते हैं, है ना। मल्टी मॉडल जो आपका एक स्कीम हम लोगों ने पहले भी देखा, ये गति शक्ति स्कीम, है ना। तो इसको वापस से देखेंगे हम लोग, जीएस पेपर थर्ड में रख सकते हैं। इसके बाद यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस है आपका, जो कॉन्फ्रेंस हुई है, तो इससे रिलेटेड कि ओशियन को कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, उनका संरक्षण कैसे करें, वहां पर सतत विकास कैसे करें, है ना। वहां पर जो है आपका नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े वहां के बायोडाइवर्सिटी में, है ना, ठीक है ना, इकोसिस्टम में, ठीक है। तो इस संदर्भ में आपका ओशियन कॉन्फ्रेंस हुई है, तो इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। एसडीजी जो गोल नंबर 14 है उससे भी रिलेटेड है, लाइफ बिलो वाटर वगैरह, तो उसको भी देखेंगे यहाँ पर। तो जीएस पेपर थर्ड का पार्ट है एनवायरमेंट का, वहां पर रख सकते हैं आप इसको। इसके बाद जो पहला टॉपिक है हमारा, इसको डिटेल में देखेंगे, बिल्कुल कंटेक्चुअल टॉपिक है। यहाँ पर डेथ एनिवर्सरी थी दादा भाई नौरोजी जी की 30 जून को, उस संदर्भ में जो है इनके बारे में ये टॉपिक यहाँ पर आर्टिकल आया हुआ है। तो इनको भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोला जाता है और ये भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है ना। ये इंडियन स्कॉलर रहे हैं, पॉलिटिशियन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट लिखा गया है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में उसकी स्थापना की थी और इसके सेक्रेटरी भी बने थे 1866 में। 1875 की बात करें तो इनको बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए जो है इलेक्ट किया गया था, चुना गया था। इसके बाद जस्टिस ऑफ द पीस के रूप में इनको अपॉइंटमेंट मिला। कब मिला इनको अपॉइंटमेंट किया गया, इनको अपॉइंट किया गया कब, 1883 में। बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, इनके बारे में ये फैक्चुअल जानकारी आप लिख के अपने पास रख भी सकते हैं। इसके बाद इन्होंने लीडिंग रोल प्ले किया है, आईएनसी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक रहे ये, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर रहे हैं, 1885 का दौर चल रहा है ये। इसके बाद यहाँ पर ये पहले इंडियन हैं जो इलेक्ट हुए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1892 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद
दोनों, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर इन्होंने जो मांग की, तो सीधी बात है कैसी, इनका जो बुक आप देखेंगे ना, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो इनका मानना ये था, एक तरीके से इनको आप नरमपंथी मान सकते हैं, ठीक है। तो इनका मानना ये था कि अगर जो शासन चल रहा है भारत में वो अन ब्रिटिश रूल का मतलब ये कि उनके नौकरशाहों के द्वारा यहां पर शासन चलाया जा रहा है, बाकी जो ब्रिटिश की आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें इनकी आस्था थी। तो इनका मानना यह था कि अगर हमारी समस्याएं ब्रिटिश संसद तक चली जाएंगी तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ऐसा इनका मानना था। इसलिए इन्होंने बुक भी लिखी, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं। अब यहां पर देखिए कि इन्होंने जो सुधार की मांग की कैसी की होगी, कि भैया जो आपकी सेवाएं हैं भारत में, जो आप सर्विसेज वगैरह हैं उसका भारतीयकरण करें, जो विधान परिषद है उसमें सुधार करें, जो वित्तीय संबंध है जैसे भुगतान का एक रेखीय संतुलन, मतलब कहने का मतलब ये कि हमारे यहां से रॉ मटेरियल ले जाते थे कौन, अंग्रेज, ठीक है, वहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पीक पे था, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो रॉ मटेरियल ले जाके वहां पर फिनिश्ड गुड रेडी किया, उसको भी हमारे मार्केट में बेचा और हमको जो है कोई भी फायदा वहां पर नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं कि मार्केट के रूप में भी हम ही को यूज कर रहा है और रॉ मटेरियल के रूप में भी हम ही को यूज कर रहा है और उसी से फायदा उठा रहा है। तो पूरी तरीके से जो लाभ है वो किसका है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश जो आपका देश है ब्रिटिश का, ब्रिटिशर्स का, ठीक है ना, इंग्लैंड का, हमारा तो कोई फायदा था नहीं उसमें। तो उस तरीके से वहां पर क्रिटिसिज्म भी किया गया, इन्होंने प्रति व्यक्ति आय भी जो काउंट किया है। इसके बाद इन्होंने नेशनल इनकम के लिए बात की है, इन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारे यहाँ गरीबी का जो दुष्चक्र है, जो हमारे उद्योगों का पतन हो रहा है उसका कारक जो है ये है, ये सब चीजें इन्होंने बात करने ये यहाँ पर इन्होंने बात की है। और उसके बाद सेपरेशन की बात की है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की, जबकि ये इतना पुराना कंसेप्ट है कि लिबरलिज्म जो वहां पर सिस्टम चल रहा था ब्रिटेन में वो यही था, भैया एग्जीक्यूटिव जुडिशरी एक हो गई तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो गया, तो वो आदमी करप्ट हो जाएगा ना, जिसके पास कार्यपालिका भी है और उसी को अपने कार्य के प्रति न्याय भी देना है, अगर कोई विवाद होता है तो कैसे वहां पर जो है न्यूट्रल डिसीजन आएगा, आप समझ रहे। तो ये सब मांगे थी नॉर्मल सी। इसके बाद आप देखेंगे इन्होंने जातिवाद का भी विरोध किया है और वुमेन्स की शिक्षा के लिए भी ये पायनियर रहे हैं, महिलाओं के शिक्षा के अग्रदूत रहे हैं और इक्वालिटी की बात की है इन्होंने पुरुषों और महिलाओं के बीच में, वैसे कानूनों का समर्थन भी किया है, ठीक है। थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात बताई थी मैंने आपको, फैक्ट्स के साथ दिया, इन्होंने फिगर भी बताए कि किस तरीके से हमारे यहाँ का जो वेल्थ है वो ड्रेन होके जो है चला जा रहा है बाहर, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, ठीक। इसके बाद ये जो है रॉयल कमीशन का पार्ट बने, हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय बने 1895 में, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है उसको देखा होगा आपने, वहीं पर जो है ड्रेन थ्योरी की बात वगैरह है उसको भी एक टेक्स्ट में रखा गया था। इसके बाद राष्ट्रीय आय का भी आकलन करने में इन्होंने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, ठीक है। और अगर भारत के आर्थिक इतिहास की बात करें, आर्थिक विचार के इतिहास की, तो उसमें इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है ना। और भी नाम आप लोग सुनते होंगे, आरसी दत्त वगैरह का, ठीक है। इसके बाद यहां पर इन्होंने ये भी बताया, ये फैक्टर्स बताया कि किस तरीके से जो भारत की आर्थिक दुर्दशा हो रही है उसके जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं। तो उसमें गरीबी है ना, जो टैक्सेशन है वो आपका किस तरीके से रेग्रेसिव है ना, तो उसके कारण किस तरीके का फर्क पड़ रहा है हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में, समग्रता में इन्होंने विश्लेषण किया है ना, बेरोजगारी का, गरीबी का, ये सब चीजें ये यहां पर बताते हैं। इसके बाद 1892 में ब्रिटिश हाउस जो था आपका, कौन सा हाउस ऑफ कॉमन्स, उसके लिए चुने जाने वाले ये पहले ब्रिटिश सांसद थे भारतीय मूल के, ठीक है ना। इन्होंने लिबरल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी जो है इनको चुना गया है ना, फिन्सबरी सेंट्रल से। उसके बाद ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कब थे, 1886, 93 और 1906 में। और इन्होंने पारसी धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए 1851 में एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम था रहनुमाई माजदायन सभा बोलते हैं उसको, ठीक है। उन्होंने जो है एक तरीके से मेंटोर का काम किया, गांधी जी के भी, तिलक के भी और गोपाल कृष्ण गोखले जी के रूप में भी, है ना, मतलब इनके गुरु के रूप में काम किया। जबकि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु है वो किसको माना जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को। तो ये गांधी जी के भी, तिलक जी के भी और गोपाल कृष्ण गोखले जी के भी मेंटोर के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। इसके बाद अब देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सॉरी, इसको आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ये सारे फैक्ट्स जो है रिमाइंड हो जाएंगे, है ना, और ये आपको व्यवस्थित रूप से एक
क्या देगा आपको, एक स्मृति जो है, स्मृति पटल पे जो है ये आपके बिल्कुल रच बस जाएगा। तो आप समझिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन जो फ्रेम किया गया, इसको लिख के आप लोग कमेंट बॉक्स में दिखाइएगा भी कि भारत के जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, समाज आर्थिक विकास है, उसमें दादा भाई नौरोजी द्वारा निभाई गई जो भूमिका है उस पर प्रकाश डाली। दूसरा जो यहाँ पर टॉपिक है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर जो अमेरिकन राष्ट्रपति हैं बिडेन, उन्होंने G7 जो उनके सहयोगी हैं, एलाइज है, उनके साथ एक एम्बिशियस पार्टनरशिप जो है अभी उसका अनावरण किया है। ठीक है ना, ये बुनियादी ढांचे और उसमें निवेश के लिए महत्वाकांक्षी योजना है। अब समझिएगा कि ये है क्या। तो सबसे पहली चीज तो ये कि ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के लिए, किसके लिए है, वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कोविड के कारण जो है पूरे विश्व में जो है एक तरीके से आर्थिक मंदी का दौर जो है वो छाया हुआ है। ठीक है, तो अब किस तरीके से नए निवेश किया जाए, किस तरीके से बुनियादी ढांचे का विकास किया जाए, उसके लिए ये जो है योजना लाई गई है। अब ये जो है इसको माना जा रहा है कि जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है आपका चाइना का, उसके काउंटर के रूप में इसको देखा जा रहा है। पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज ये कि यहां पर जो अमेरिका ने यहां पर बोला है कि G7 जो उसके एलाइज है उनके साथ मिलकर 2021 में जो है $40 ट्रिलियन का जो बुनियादी ढांचे का अंतर हुआ है उसको कम करने के लिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के शुभारंभ की घोषणा इनके द्वारा की गई कि भैया इतना जो आपका गैप हो गया है, इतना जो नुकसान हो गया, उसको हम किस तरीके से फिर वापस से पुनर्जीवित करेंगे। तो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के लिए इसकी घोषणा की। ये सब याद नहीं करना। व्हाइट हाउस का जो पेपर है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि ये जो आपके निम्न और मध्यम आय वाले देश हैं, उनके विशाल जो उनकी पॉपुलेशन है ना, और उनके हिसाब से जो उनकी विशाल बुनियादी ढांचे की जरूरत है, ठीक है ना, उनको पूरा करने के लिए ये जो है योजना, इसका क्रियान्वयन किया जाएगा और इसमें जो है पारदर्शी मैनर में सारा काम किया जाएगा, पारदर्शिता के साथ। ठीक है ना। अब समझिएगा कि इसका लक्ष्य क्या है। इसका लक्ष्य ये है कि भैया भारत सहित, भारत भी उसमें इंक्लूडेड है, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए और वहां पर जो उनकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो आपका क्या है परियोजना है, किसके संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो वहां निवेश किया जाए और जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। 2027 तक बोला जा रहा है कि इसके संदर्भ में $600 बिलियन को इकट्ठा करना है, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। ठीक है, अब ये जो है इसके तहत जो परियोजना है उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि यहां पर हमने 4 प्रायोरिटी पिलर बनाए हैं, उस हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रोजेक्ट्स में, जो आपका जो 21st सेंचुरी है उसके सेकेंड हाफ को ये आपका डिफाइन करेगा। तो इसमें जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्राइसिस है उसको एड्रेस करना है, ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करना है ना, उसके अंतर्गत क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन को भी सशक्त करना है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कहां पर ये आपका फोकस है, क्लीन एनर्जी की तरफ। ठीक है, दूसरी चीज जैसे टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो भी आपका डोमेन है वहां पर स्ट्रेंथन करना है, वहां पर जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप करना है। तो 5G 6G जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो आपके डोमेन्स है ना, वहां पर जो है क्या करना है, एक जो है आपका सशक्त अवसंरचना वहां पर बनानी है। ठीक है, और संचार प्रौद्योगिकी नेटवर्क को भी मजबूत करना, इन सब डोमेन पे ये आपका कंसंट्रेट करेंगे। इसके द्वारा जो है इसका उद्देश्य ये भी है यहाँ पर एक की लैंगिक समानता और जेंडर इक्वालिटी और इक्विटी समता है, ये दोनों को जो है यहाँ पर क्या करना है, सशक्त करना है, उसको आगे की ओर बढ़ाना है। उसके अलावा जो आपका ग्लोबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बिल्ड करना है और अपग्रेड भी करना है। अब यहाँ पर कंपैरिजन बता रहे हैं कि चीन की जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है और जो ये आपका ग्लोबल पार्टनरशिप है किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है आपका कंपैरिजन करके बता रहे हैं। तो जो आपका चाइना का ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, ये मेनली आपका आप देखेंगे उसका इकोनॉमिक बेनिफिट ही मेन डोमेन है। ठीक है, तो उसने जो है आपका एंशियंट टाइम का जो उसका सिल्क रोड वाला कनेक्टिविटी था ट्रेड का, वो ग्राउंड लेके उसको डेवलप किया, जबकि उसके द्वारा उसमें आप देखते होंगे कि जो आपका चेकबुक पॉलिसी या डेब्ट क्राइसिस हो जाता है, जिस कंट्रीज में वो जाता है अपने प्रोजेक्ट लगाता है तो अपना ही अपना फायदा देखता है, तो उस तरीके से उसका क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। जबकि जो ये योजना है आपकी, ठीक है ना, PGII जो आपका ग्लोबल पार्टनरशिप है इन्वेस्टमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि ये जो आपकी योजना है कौन सी, जो PGII लिखा गया है, जो ग्लोबल पार्टनरशिप है इन्वेस्टमेंट के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आपके निवेश के लिए, तो यहां पर क्या करना है कि जो आपकी मध्यम आय वाले
जो आपके देश हैं, डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं, उनकी बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए ये आपकी कैसी मूल्य आधारित योजना है। ठीक है, जो अंडर फंडेड आपकी और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनकी बात करें, मतलब क्या मतलब इसका कि जहां पर विकास जो है नहीं हुआ है, ऐसे देशों के हेल्प के लिए इसको लाया गया है ना। तो इसका एंगल अलग है अभी जो बताया जा रहा। अब बीआरआई जो है वो आपका जो भी ये प्रोजेक्ट बिल्ड करता है वो लार्जली आप देखेंगे तो कोल फायर्ड प्लांट्स जैसे, उसके साथ वो सोलर हाइड्रो और उसके लिए काम कर रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि जो आपका पीजीआईआई है इसका मेन फोकस जो है क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है, तो ये क्लीन एनर्जी पे फोकस कर रहा है ना, और वो फॉसिल फ्यूल्स पे है। ठीक है ना। अब ये समझिएगा कि जो बीआरआई के अंतर्गत चाइना की जो टोटल फंडिंग है वो बहुत ज्यादा है, 1.2 से 1.3 ट्रिलियन डॉलर है, इससे अधिक भी वो जो है जा सकती है। जबकि G7 ने जो है केवल 2027 तक 600 बिलियन डॉलर का प्रॉमिस किया है यहाँ पर कि इतना जो है फंड इकट्ठा किया जाएगा। बीआरआई जो है मेजरली जो है अगर आप देखेंगे तो स्टेट फंडेड है, चाइना ही फंडिंग करता है वहां पर। जबकि ये जो पीजीआईआई है इसमें लार्जली प्राइवेट कैपिटल को जो है टारगेट किया जा रहा है। चाइना जो है उसमें फेस किया है क्रिटिसिज्म भी, क्योंकि उस अपना फायदा देखता है, डट ट्रैप डिप्लोमेसी बोला जाता है। जबकि G7 जो कंट्रीज है, जो यूएस के साथ मिलकर जो ये आपकी पार्टनरशिप लाई गई है, इसमें जो आपका फोकस है, जो इसमें ध्यान संकेंद्रण किया जा रहा है वो ट्रांसपेरेंसी पे किया जा रहा है ना, कि भैया पारदर्शिता के आधार पर जो है इसका आधारशिला रखी जाएगी इस परियोजना की, और उस हिसाब से वहां पर जो है आपका फंडिंग किया जाएगा। और वैसे भी यहां पर जो है चाइना जब फंडिंग वगैरह करता है, कहीं पे डेवलपमेंट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का बीआरआई के थ्रू, तो वो एक तरीके से डेप्ट देता है। लेकिन यहां पर जो आपका इस योजना के अंतर्गत ग्रांट और इन्वेस्टमेंट के थ्रू यहां पर डेवलपमेंट किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इंडिया तो बीआरआई का जो है आपका मेंबर है नहीं, लेकिन ऑलरेडी हमने पीजीआईआई जो प्रोजेक्ट है के लिए अनाउंसमेंट कर दिया है। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है इसका कि जो वैश्विक बुनियादी ढांचे और निवेश के लिए जो साझेदारी का ये आपका एक नया विचार आया है, जो आपके G7 और कौन लेके आया है, यूएस लेके आया है, तो उसका विश्लेषण करना है, वो भी कैसा आलोचनात्मक, और वहां पर कंपेयर भी करना है चाइना का जो आपका बीआरआई है उससे किस हद तक ये आपका अलग है। ठीक है। अब यहां पर जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। अब ये समझिएगा कि इसके अंतर्गत क्या है, तो चाइना का लगातार इंटरवेंशन आप देखेंगे, हस्तक्षेप जो है इस क्षेत्र में पिछले एक दशक में लगातार क्या है बढ़ता गया है। उसने जो है वो लगातार अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लगातार निवेश करता चला जा रहा है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे क्या है आपके प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, और वहां पर जो है उन प्राकृतिक संसाधन के अलावा पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो उसके लिए वो मार्केट भी है। ठीक है, आप समझ रहे हैं। अब रिसोर्सेस के मामले में अफ्रीका बहुत ज्यादा रिच है। कैसे रिसोर्स के, नेचुरल, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स के एस्पेक्ट में आप देखेंगे तो वो आपका क्या है, अप टू द मार्क नहीं है। वहां पर बहुत कम जो है मानव संसाधन विकास अभी तक हुआ है ना। अब ये समझिएगा कि चाइना ने निवेश और वहां पर रॉ मटेरियल पर जोर दिया है। ठीक है, और उसके अलावा जो चाइना और हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो आपका उनके बीच में जो आपके एक तरीके से पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई है, उसमें शांति, शासन और विकास सम्मेलन जो हुआ है, वहां पर एक सम्मेलन हुआ है दोनों के बीच में, है ना। चाइना हॉर्न ऑफ अफ्रीका पीस गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट जो कॉन्फ्रेंस है, उसके द्वारा जो है इनके संबंधों को एक नया मोड़ दिया गया है। तो चाइना अपनी जो है सशक्त जो है उपस्थिति वहां पर दर्ज करा रहा है। भारत के भी फोकस में अफ्रीका। ठीक है ना। अब यहां पर ये देखा जा रहा है कि चीन का जो लक्ष्य है, यहां पर पहली बार ये बोला गया कि वहां की सिक्योरिटी के लिए भी चीन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फर्स्ट टाइम चाइना ने ये अपने उद्देश्यों में वहां पर सम्मिलित किया है ना। अफ्रीका की सुरक्षा में भी वो आपका अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। अब इथियोपिया में जो आयोजित हुआ सम्मेलन, उसमें केन्या, जिबूती, सूडान, सोमालिया, साउथ सूडान, युगांडा, इथियोपिया, इसके विदेश मंत्रालयों की वहां पर क्या देखी गई, पार्टनरशिप देखी गई। अब यहां पर समझिएगा कि जो इंपॉर्टेंट यहां पर ग्लोबल सिग्निफिकेंस है या रिसेंट डेवलपमेंट जो अफ्रीका में है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो पहली चीज तो इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि एक तो ये ट्रॉपिकल रीजन में आता है। ठीक है, तो यहां पर नेचुरल रिसोर्सेज के बहुत ज्यादा वैरायटी में पाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उसके अलावा यहां पर पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। तो अगर उनको प्रॉपरली हैंडल किया जाए, मोबिलाइज किया जाए, तो उनको एक तरीके से स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स के रूप में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। एक तो ये इंपॉर्टेंस। दूसरी चीज
कि अफ्रीका के अंतर्गत देखेंगे 34 कंट्रीज में लगभग 72% जो है अफ्रीकन सिटीजन्स का होम बताया जा रहा है ना इनको। तो वहां पर जो है गवर्नेंस के परफॉर्मेंस में भी सुधार आया है ना, शासन के प्रदर्शन में सुधार आया, अन्य श्रेणियों में भी जैसे कानून का शासन, अधिकारों में भी महत्वपूर्ण सुधार देखा गया। तो कहीं ना कहीं जो है वहां पर धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि अफ्रीकन यूनियन ने जो है डेजिग्नेट किया है 2019 को ईयर ऑफ रिफ्यूजी, रिटर्नीज एंड इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन इन अफ्रीका, और हाईलाइट किया है अफ्रीका लेड सॉल्यूशंस किसके लिए, इन रिफ्यूजीज के संकट के लिए या रिफ्यूजीज के जो आपके क्राइसिस के लिए। इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर जो है प्रोग्रेस है हेल्थ और डिसीज रिलेटेड इश्यूज में भी, है ना, मतलब सोशल डोमेन में भी जो है वहां पर डेवलपमेंट देखा जा रहा है, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है। उसके बाद यहां पर जो आप देखेंगे कि यहां पर जो एक्सट्रीम प्रॉपर्टी जो पॉवर्टी, एक्सट्रीम जो पॉवर्टी में रहने वाले लोग थे, मतलब क्या अत्यधिक गरीबी में रहने वाले जो लोगों की हिस्सेदारी थी अफ्रीका में, तो कंपैरेटिव जो है उसमें अब सुधार हुआ है, उसमें गिरावट आई है। उसके अलावा लिटरेसी रेट भी लगातार बढ़ रहा है और यहां पर जो है जेंडर इक्वालिटी पे भी काम किया जा रहा है। अब चाइना का इंटरेस्ट अफ्रीका में सबसे पहली चीज है, चाइना के 4 जो है प्रमुख क्षेत्र से रिलेटेड है जो यहां पर दिलचस्पी है, उसकी इंटरेस्ट है। पहला ये कि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, दूसरा फाइनेंशियल असिस्टेंस, तीसरा नेचुरल रिसोर्स, चौथा मैरीटाइम इंटरेस्ट, सारे के सारे आगे इंटरेस्ट यहां पर उसके बाद आप देखेंगे कि बीजिंग ने यहां पर मुंबासा का जो ऑयल टर्मिनल है उसमें $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है ना। चाइना इथियोपिया में जो है गोल्ड, आयरन ओर, जो आपके बहुमूल्य पत्थर हैं, है ना, स्टोन्स, रसायन, तेल, प्राकृतिक गैस जैसे जो मिनरल्स हैं उनमें भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। सीधी बात है, नेचुरल रिसोर्सेज के नाम लिख दिए गए वहां पर कि जो आपके वहां पर उपलब्ध है। उसके बाद साउथ सुडान में भी लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्योंकि वहां पर पेट्रोलियम बहुत ज्यादा है, तो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है उन पर भी उसका फोकस है, बिल्कुल होगा, मेन सोर्स है ये आपका। इसके बाद आप देखेंगे कि चीन का पहला और एकमात्र जो आपका मिलिट्री बेस है, उसकी चीन की जो आपकी मेन लैंड है उससे बाहर, तो वो जिबूती है, मैंने पहले ही बताया, ठीक है। तो उस क्षेत्र में चाइना की उपस्थिति से जो चाइना की आपकी सैन्य उसका क्या है ओहदा है, वो भी तो सशक्त हो जाएगा, ठीक है ना। और इससे जो है इरिट्रिया का आप कोस्टल एरिया देखेंगे तो उसको डेवलप जो कर रहा है चाइना, तो उसकी जो आपकी मंशा है उसमें यह है कि जो लैंड लॉक्ड आपका क्या है, लैंड लॉक जो आपका इथियोपिया है वहां पर वो निवेश कर सकेगा और वहां पर क्या होगा, चीन की जो है उपस्थिति जो है वो सशक्त हो सकेगी, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद आप भारत और अफ्रीका के संदर्भ में देख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी में, विदेश नीति में प्रायोरिटी में अफ्रीका को रखा गया है। वहां पर जो भी आपके विकास से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम होते हैं वहां पर भारत इन्वेस्ट भी करता है, हेल्प भी करता है ना। तो आप देखेंगे कि लगातार जो हमारे अफ्रीका के साथ जो संबंध है वो सुदृढ़ होते जा रहे हैं और भारत जो है उसमें रेगुलर रूप से प्रायोरिटाइज करके अफ्रीका को वहां पर दोहन कर रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर देखेंगे कि यहां पर जो प्राथमिकताएं हैं उनको निर्धारित किया गया है कि जैसे भारत जो है अफ्रीका में स्थानीय क्षमता निर्माण करेगा, वहां पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए जो है ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करेगा, वहां के लोगों को कौशल विकास पर उनके ध्यान देंगे, ठीक है ना। उसके बाद भारत का जो मार्केट होगा वो खुला रहेगा अफ्रीका के लिए, ठीक है ना, ताकि उसके लिए व्यापार करना आसान हो हमारे लिए और उसको और भी ज्यादा इंसेंटिव वगैरह देके हम क्या करेंगे, अट्रैक्टिव बनाएंगे। उसके बाद भारत अफ्रीका में निवेश भी करेगा और वहां के इंडस्ट्री सेक्टर को भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे भारत जो है अफ्रीका को कई डोमेन में हेल्प कर रहा है, तो जैसे वहां पर वित्तीय समावेशन का विस्तार करना है, डिजिटल साक्षरता का प्रसार करना है, शिक्षा और स्वास्थ्य के डोमेन में काम करना है ना, किस तरीके से सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार किया जाए, तो इन सब चीजों में वहां पर क्या करेगा, भारत अफ्रीका का सहयोग करेगा और अपने अनुभव को साझा करके उसको आगे बढ़ने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। इसके बाद जो भी आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए भारत और अफ्रीका सेम पेज पे है, ठीक है। तो उनका साझा लक्ष्य है कि एक न्याय संगत अंतरराष्ट्रीय जलवायु व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए जिससे जैव विविधता को संरक्षित किया जाए, है ना, और जो आपके स्वच्छ और कुशल ऊर्जा के स्रोत है उसको अपनाया जाए। तो इसमें जो है दोनों का सेम इंटरेस्ट है, सेम पेज पे है दोनों। उसके बाद आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला करने में भी एक दूसरे को सहयोग करेंगे, समन्वय स्थापित करेंगे, साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में काम करेंगे, है ना, शांति और स्थिरता जो है वो बनाए रखने में एक दूसरे का सहयोग करेंगे पूरे क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद जो आपका ओशियन को लेके बात करेंगे तो
ओशियन के संदर्भ में भी ओपन और फ्री होना चाहिए ये ट्रेड के लिए, और उसका बेनिफिट सभी देशों को प्राप्त हो, ऐसे कार्य करना चाहिए। उसमें भी सेम पेज में है दोनों देश। उसके बाद जो भी आपके ग्लोबल आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें भी सुधार की मांग में भारत अफ्रीका जो है वो एक सेम पेज पे है। और ये भी बोला जाता है कि जैसे अफ्रीका को भी वहां पर प्रतिनिधित्व की मांग की जाती है, तो उसके भी एक दूसरे देश के साथ जो है दोनों देश जो है एक दूसरे को हेल्प करते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है प्रैक्टिस के लिए, तो सीधी बात है, अफ्रीका में जो चीनी प्रभुत्व, लगातार चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, उसके संदर्भ में ठीक है, चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को कहां कहां पर अफ्रीका में अपने सहयोग के क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता है, उस पर प्रकाश डालिए। ऐसा क्वेश्चन ही है आपके। ठीक है, अब यहां पर ये जो है आपका मैप से यहां पर दिखाया गया, मैप जरूर देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका एरिया। अब इसके बाद जो पीएम गति शक्ति स्कीम है और एकेडमिक प्रोग्राम्स के अंतर्गत है ना, वहां पर भी जो उसको हार्नेस करने की बात करें तो इसको देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर केंद्रीय शिक्षा सचिव जो है आपके के संजय मूर्ति जी, उन्होंने शैक्षणिक कार्यक्रमों में पीएम गति शक्ति योजना है उसके अध्ययन को शामिल करने का आग्रह किया है। अब यहाँ पर की पॉइंट बताया जा रहा है, तो ये वर्कशॉप जो है ऑर्गेनाइज किया गया है किसके द्वारा, NITIE जो मुंबई है उसका एसोसिएशन था, किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स ऑन किस पर है। अब देखिएगा, समझिएगा कि इसमें करना क्या है, ये तो आपके इंस्टीट्यूट्स के काम हो गए। ठीक है, तो जो भी आपके मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हैं उनको प्रमोट करना है, ठीक है ना। उसके संदर्भ में जो है शहरी नियोजन के लिए जो आपका उपग्रह संचार है, भू सूचना जो विज्ञान है, भू स्थानिक जो आपकी प्रौद्योगिकी है, इन प्रौद्योगिकी को, इन टेक्नोलॉजीज को वहां पर क्या करना है, उनका भी लाभ उठाना है और उसी के साथ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देना। उसी के संदर्भ में यहां पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। नॉर्मल सी चीज है, सिर्फ इसको रीडिंग मारना है हमको। अब इसके बाद जो इसका उद्देश्य क्या है, तो सीधी बात है कि राज्य सरकार जो है अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अर्थव्यवस्था को क्या करने के लिए, आगे ले जाने के लिए और सशक्त करने के लिए गति शक्ति मंच की क्षमताओं को वहां पर दोहन करेंगे, उसका लाभ उठाना है ना। इसलिए जो है यहां पर यह कार्यशाला को आयोजित किया गया। ये नहीं पूछा जाएगा कि इस वर्कशॉप का एम क्या था, आपको नॉर्मली भी समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद आप देखेंगे कि इसको जो है आजादी के अमृत महोत्सव जो उत्सव है उसके एक पार्ट के रूप में भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब पीएम गति शक्ति क्या, गति से आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को यहां पर इंश्योर करना है इसके माध्यम से, ठीक है, ताकि जैसे एक मोड से दूसरे मोड में जो आवाजाही है या जो आपका परिवहन है वहां पर ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है वो एकीकृत मैनर में किया जाए और वहां पर जो कनेक्टिविटी हो निर्बाध रूप से क्या किया जाए, उपलब्ध कराया जा सके। इसके बाद जो बुनियादी ढांचा है उसके लास्ट माइल कनेक्टिविटी में भी ये फैसिलिटेट करेगा ताकि लोगों के लिए यात्रा सुलभ हो जाए, है ना, वहनीय हो जाए, समय भी कम लगे और वो आपका कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। ठीक है, इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि एक्शंस के पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो पहली चीज तो ये है कि यहां पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको आवश्यकता है कि वो कंट्रीब्यूट करें स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने में और इंडस्ट्रीज के जो आपके प्रोफेशनल्स हैं उनको भी ट्रेन करने में। दूसरी चीज ये है कि यहां पर जो आपके संस्थान है ना, इंस्टीट्यूशंस है, उनको भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान द्वारा जो आपका डेवलप किया गया है मंच, उसका उपयोग करने के लिए, वहां पर R&D करने के लिए, इंटर्नशिप करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अलावा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जो भी आपकी एप्लीकेशंस है उनके लिए जो भी आपका प्लेटफॉर्म है उसको सशक्त करने की आवश्यकता है। ठीक है, लॉजिस्टिक्स और जो सप्लाई चेन नेटवर्क है उसमें R&D को प्रमोट करना चाहिए। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की और पीएम शक्ति मिशन है जो आपका गति शक्ति मिशन, इसको कंटेम्पररी बनाने के लिए, व्यवहारिक बनाने के लिए एकीकृत और वह उसको समन्वित करने की आवश्यकता है। ठीक है ना, व्यवहारिक बनाने के लिए इन दोनों को जो है सिंक्रोनाइज करने की जरूरत है कि ये जो पॉलिसी है और आपकी ये जो योजना है ना, तो इसको भी जो है आपका क्या करने की जरूरत है, सिंक्रोनाइज करने की जरूरत है ताकि आज की आवश्यकता के अनुरूप जो है उसका दोहन हम कर सके, उसका लाभ ले सके। इसके बाद जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको एम्फेसाइज करना चाहिए ताकि सिलेबस में जो है आपका इस तरीके के पाठ्यक्रम को भी वहां पर संपृक्त किया जाए। ठीक है, जो आपकी लॉजिस्टिक्स है ना, और जो आपकी सप्लाई चेन है, ठीक है, तो इनको इंटीग्रेट करके जो है, इंटीग्रेट करके वहां पर पाठ्यक्रम में इनको इंट्रोड्यूस करें, लोगों को बताएं वहां पर, और जो एमर्जिंग आपकी टेक्नोलॉजीज है उनका कैसे यूज कर सकते हैं और उसके द्वारा जो है प्रौद्योगिकी और
जो आपका देखिए लॉजिस्टिक जो आपका क्षेत्र, वहां पर हमने क्या किया, टेक्नोलॉजीज को यूज किया, ठीक है ना, उसके संदर्भ में हमने पाठ्यक्रम बनाया। तो वहां पर क्या कर रहे हैं हम, लोगों में क्षमता निर्माण ही तो कर रहे हैं। जब लोगों को जानकारी होगी तभी तो वो उसका दोहन कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर जो है इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वो लाने की आवश्यकता है, उसको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है ना, इंस्टीट्यूट के द्वारा अपने सिलेबस में, ताकि लोगों को उसकी जानकारी प्राप्त हो सके और उसके साथ किस तरीके से जो है उभरती हुई जो है आपकी तकनीकी का प्रयोग करके हम इसको डिफरेंट डोमेन में जो है इसका लाभ ले सके। तो उस तरीके की चीजों को भी यहां पर इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है बिल्कुल सिंपल सा है, यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये आपका 27 जून से 1 जुलाई 2022 तक लिस्बन में आयोजित किया गया। इसमें 130 जो आपके देश है ना, उनसे ज्यादा देश जो है यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लिस्बन किसकी कैपिटल है बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में। तो ये जो है आपका किसके अंतर्गत है, आपने सुना होगा ना, ब्लू इकोनॉमी, उसी के अंतर्गत ये आपका एक प्रोग्राम है, ऐसा समझिए, ठीक है। तो ये यूनाइटेड नेशंस जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसने अनाउंस किया है आपका ओशियन प्रॉमिस, इट्स विजन फॉर ब्लू इकोनॉमी, ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत। अब ओशियन प्रॉमिस जो है आपका विजन फॉर ब्लू इकोनॉमी है क्या, ब्लू इकोनॉमी मतलब समुद्र, मतलब पानी, उससे रिलेटेड सारा डोमेन होगा, हमने पहले भी पढ़ा है इसको। तो इस प्रॉमिस के अंतर्गत इसको हाईलाइट किया गया है कि जो भी हमारी पेरिस एग्रीमेंट है उसके अंतर्गत अगर एक भी पैसा वहां पर क्या किया गया है, निवेश किया गया है, तो उससे नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी की नींव में निवेश किया गया, मतलब जो समुद्र का स्वास्थ्य है, जो ओशियन की हेल्थ है, उस पर वहां पर इन्वेस्ट किया गया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन है। दूसरी चीज इसमें ये जो बताया गया है कि आर्थिक विकास में जो वृद्धि करना, रोजगार, आजीविका सृजित करना, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना, गरीबी और असमानता को कम करना, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना, है ना, इन सब क्षेत्रों में कार्य करने के लिए रूपरेखा ये तैयार करता है। इसके बारे में बता रहे ये जो आपका ओशियन प्रॉमिस है, ठीक। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो बताया जा रहा है, इसमें जो ध्यान संकेंद्रण किया जा रहा है, जो फोकस है वो क्या है कि जो समुद्र के कुप्रबंधन के कारण एनुअली जो सामाजिक आर्थिक नुकसान होता है ना, उसमें लगभग ये बोल रहे हैं कि 1 ट्रिलियन डॉलर जो है ना, उसको क्या करना है, रिस्टोर करना है। इसके बाद यहां पर यह भी प्रॉमिस किया गया है कि महासागर या ओशियन से रिलेटेड जो आपका सोशियो इकोनॉमिक जो भी आपके वहां पर अवसर हैं, है ना, उसमें वृद्धि के लिए नए और जो आपके नए नए क्षेत्रक हैं, है ना, तो वहां पर जो है लाभ उठाया जाएगा, लेकिन उसका मैनर यही रहेगा, उसका तरीका यही रहेगा कि सतत विकास का संदर्भ वहां पर बना रहे, ठीक है। इसके बाद जो यूएनडीपी का ये इनिशिएटिव है, ये इनेबल करेगा किसको, 100 कोस्टल कंट्रीज को, जिसके अंतर्गत जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स है वो भी आ जाएंगे, है ना, वो भी आ जाएंगे, है ना, 2030 तक, ताकि वो आपका सतत विकास, टिकाऊ विकास को जो है वो क्या कर सके, प्राप्त कर सके। अब इसके अंतर्गत जो है ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम हो जाएगा, है ना, जलवायु के ऊपर जो पॉजिटिव इंपैक्ट डालने वाली कार्यवाहियां होंगी उसको किया जाएगा, ठीक है। तो इसके माध्यम से जो आपकी ब्लू इकोनॉमी है उसको कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं हम, उसके संदर्भ में ये आपको सक्षम बनाएगी इन देशों को, जो आपके स्मॉल आइलैंड कंट्रीज वगैरह हैं और जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज है ना, तो उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाएगा, उनको यह एहसास दिलाया जाएगा कि भैया आपके पास ब्लू इकोनॉमी का इतना बड़ा जो आपका क्षमता है उसको आप किस तरीके से दोहन कर पाएंगे। इसके बाद एसडीजी गोल 14 की बात करें, लाइफ बिलो वाटर, तो सब याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद करने की जरूरत है कि लाइफ बिलो वाटर, अब ये समझ लीजिए वाटर में तो आप इसका इकोनॉमिक जो है आपकी इंपॉर्टेंस देख लिया आपने, एनवायरमेंट के संदर्भ में बहुत ज्यादा है ना, तो ये सब चीजें बायोडायवर्सिटी के संदर्भ में तो ये सब देखते होंगे आप लोग, इसीलिए जो इसको रखा गया है यहां पर। अब जो एसडीजी जो गोल नंबर 14 है ना, तो इसमें जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज से भी रिलेटेड है, पोल्यूशन से रिलेटेड है ना, और ये जो आपका बायोडायवर्सिटी से भी रिलेटेड और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है ये आपका, ठीक है ना। और ये जो है इसमें इतनी अपार संभावनाएं हैं कि ये जो है एक तरीके से टर्निंग पॉइंट, खेल परिवर्तक का जो है वहां पर भूमिका निर्वहन कर सकती है, ठीक है ना। जो भी वर्तमान में मानव जो समुदाय है, मानव जो जाति है, जिस तरीके की समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं, तो वहां पर ये आपका पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे फॉसिल फ्यूल के सिनेरियो में देखेंगे, है ना,
जीवाश्म ईंधन के उपयोग के परिदृश्य में देखेंगे। ठीक है, तो हमेशा की तरह ये समुद्री प्रजातियों, जो वहां का इकोसिस्टम है, वहां की जो आपकी फूड चेन है ना, तो उसके लिए क्या है, बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। ठीक है, अरबों लोगों की जो आजीविका है अस्तित्व का संकट का सामना कर रही है लगातार। किससे? लगातार जो पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि अभी केवल 8 वर्ष शेष है 2030 के लिए, आपका 15 से 30 के लिए एसडीजी था। ठीक है ना, तो उसके लिए जो है अभी तक जो ये लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि लगातार जो है ये एक ऐसा डोमेन है जहां पर सबसे कम फंडिंग वगैरह हुई है। ठीक है ना, तो ये जो है इसके कार्यान्वयन पर ये जो प्रगति हुई है, क्या प्रगति हुई है, इसके एनालिसिस की भी आवश्यकता है हमको। ठीक है, ठीक, तो ये जो आपका गोल नंबर 14 है उसको देख लेते हैं, इसको रटने की जरूरत नहीं है। 14.1, 2, 3 ये सब लिखा गया है यहाँ पर। तो जैसे सभी प्रकार का जो समुद्री प्रदूषण है उसको रोकना है, महत्वपूर्ण रूप से उस संदर्भ में काम करना है। जो भी आपके समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियां वहां पर सतत प्रबंधन और संरक्षण करना है ना। जो आपका ओशियन में जो भी आपका समुद्र में अम्लीकरण हो जाता है, एसिडिफिकेशन वगैरह हो जाता है, उसके प्रभावों को कम करना, एल्गल ब्लूम वगैरह से वो सीधा सीधा आपका क्या होगा, जुड़ेगा। वहां पर आरएनडी वगैरह बढ़ाना है, वहां पर वैज्ञानिक जो है उसका समाधान निकालना है ना, ओवर फिशिंग वगैरह को रोकना है, ये सारी चीजें इसमें है। 2020 तक कम से कम 10% तटीय और समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण करना, तो वो ऑलरेडी आपका वो टाइमलाइन निकल चुकी है ना। तो ये सब चीजें आप देख लीजिएगा, और जो भी ये याद रखेगा कि जो आपके छोटे द्वीप और जो आपके स्मॉल आइलैंड जो कंट्रीज है जो समुद्र के किनारे, वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है ग्लोबल वार्मिंग वगैरह से, ये आप समझ रहे होंगे। ठीक है ना, तो उनको भी आर्थिक लाभ देना, उनका संरक्षण करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरिस क्लाइमेट डील के दौरान आप लोगों ने देखा होगा, तो समुद्री संसाधनों का जो सतत उपयोग और जो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है इनके फेवर में। ठीक है ना, तो उस संदर्भ में भी काम करने की जरूरत है, उन लोगों को भी आर्थिक लाभ प्रदान करने की जरूरत है, उनके भी अस्तित्व को बनाए रखने की आवश्यकता है। ठीक है, अब यहां पर महासागर का क्या महत्व है, तो सीधी बात है कि हमारा जो टोटल अर्थ है, प्लैनेट है, उसका 70% तो ओशियन ही है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये क्लाइमेट चेंज के जो इंपैक्ट है उसमें भी जो है ये आपका वाइटल रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हमारे अपने भविष्य के लिए, मानव समुदाय के लिए, चाहे आपका जो आपके जीव जंतु का समुदाय है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है, डोमेन है। इसके बाद आप समझिए कि ये हमारे प्लेनेट के 70% हिस्से को कवर करता है। बायोस्फीयर को भी, ये आपका क्या लार्जेस्ट बायोस्फीयर है आपका, और इसमें लगभग 80% जो है पूरे वर्ल्ड की स्पीसीज भी जो है वो रहती है। ठीक है, जो हमारे लिए आवश्यक 50% ऑक्सीजन है, ठीक है, उसको भी ये आपकी क्या करते हैं, जनरेट करेंगे। 25% जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जो एडिशनल हीट होती है ना कार्बन एमिशन वगैरह के द्वारा, उसमें 90% को ये आपका क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये आपके व्यापार के लिए भी इंपॉर्टेंट आपका क्या है, क्षेत्र है। क्यों है बताइए? क्योंकि हमेशा से समुद्री मार्ग से ही विभिन्न देशों के बीच में व्यापार होता आया, उस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। संसाधनों के संदर्भ में देखेंगे आप तो मेजर आपका ग्राउंड है ये आपका रिसोर्सेज के अंतर्गत देखेंगे आप तो। ठीक है, रिसोर्सेज के संदर्भ में सारे तरीके के जो आपके रिसोर्स हैं वो वहां पाए जाते हैं, इसीलिए तो आपका इंडियन ओशियन जो है आप टारगेट में है। ठीक है ना, आप देख रहे होंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि 8 जून को जो है विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोगों को जो है महासागरों की भूमिका के बारे में बताया जा सके, किस तरीके से उनका संरक्षण करना है, किस तरीके से समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग करना है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, तो सबसे पहले डीप ओशियन मिशन है जिसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, ताकि जो भी आपकी महासागरों के अंतर्गत जीवित और निर्जीव, जो आपका जीवित और निर्जीव जो आपके संसाधन है उसका दोहन किया जा सके, और किस आयाम पर, सतत आयाम पर उसका दोहन करना है। उसके बाद यहां पर भारत नॉर्वे टास्क फोर्स का गठन किया गया है, किससे संदर्भित, ब्लू इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सागरमाला परियोजना भी है ना, उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, उसके साथ साथ वो स्ट्रेटेजिक डोमेन भी है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि ओ स्मार्ट जो हमारे यहां लाया गया, ओ स्मार्ट, उसका जो एम है वो क्या है कि ओशियंस के अंतर्गत किस तरीके से रेगुलेशन किया जाए, मरीन रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज किया जाए, किस डोमेन में, तो भैया सस्टेनेबल मैनर में, सतत विकास के लिए किस तरीके से समुद्री संसाधनों का उपयोग किया जा सके, उसको किस तरीके से विनियमित किया जा सके, उसके लिए लाया गया। इसके बाद हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट भी है, जो फोकस करता है आपका जो भी कोस्टल आपके रिसोर्सेज हैं उनके कंजर्वेशन
कंजर्वेशन में, है ना, मरीन रिसोर्सेस के, कोस्ट के भी, ठीक है। तो वहां पर जो रहने वाले आपके तटीय क्षेत्र में रहने वाली जो आपकी क्या है समुदाय हैं, लोग हैं, उनकी आजीविका को भी, आजीविका के जो है अवसर जो वहां पर उपलब्ध कराना, उनको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रोजगार मुहैया कराना, है ना। तो सामुदायिक विकास से भी संदर्भित है वो आपका, ठीक है ना। तो ये आपकी एक बहुत अच्छी स्कीम है, इसको आप देख जाइएगा, इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद ओशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो भारत में है वो स्टार्ट किया गया कि भैया जो भी हमारा सतत विकास के लिए महासागर के बारे में जो हमारी समझ है उसमें और सुधार किया जाए, है ना। उसके लिए जो है महासागर विकास कार्यक्रम भी लाया गया है कि जैसे जो खतरे वगैरह भी होते हैं कोस्टल क्षेत्र में, उसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम हो जाए, आजीविका में वहां पर सुधार हो जाए, वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी आय में उन्नयन हो, जो समुद्री संसाधन उनका सतत विकास कैसे करें, है ना। तो ओवरऑल जो हमारी समझ है इस संदर्भ में उसको जो और उसमें सुधार करने के लिए भारत में महासागर विकास कार्यक्रम का भी शुरुआत किया गया है। इसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया SDG 14 जो है उसको हासिल करने और नीली अर्थव्यवस्था मतलब ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा जो लिए गए इनिशिएटिव से उसके बारे में बताना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लिख के जरूर दिखाइएगा, ठीक है ना। अब यहां पर जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो MCQ से रिलेटेड है। तो पहला जो MCQ है, पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक, इसके बारे में स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि जो ये प्रशांत द्वीपों का समर्थन करने और इस क्षेत्र में राजनयिक जो आर्थिक संबंध है उनको बढ़ावा देने के लिए 5 राष्ट्रों का एक इनफॉर्मल क्या है मैकेनिज्म है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो है इसको अनाउंस किया है यूएस ने किसके किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और जापान के साथ, बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि इसका एम क्या है, तो इनहैंस करना प्रॉस्पेरिटी, रेजिलियंस, सिक्योरिटी, किस फील्ड में, किस मतलब एरिया में, तो पैसिफिक थ्रू क्लोजर कॉपरेशन, बिल्कुल ठीक है। चारों के चारों जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है। इसमें पूछा जा रहा था कि कौन सा सही है, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, इसमें गोल प्रोग्राम के बारे में पूछा जा रहा है। तो गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इसके बारे में यहां पर जो है गलत विकल्प को चयन करना है, हमको चुनना है। तो पहला ये कि रिसेंटली जो ट्राइबल अफेयर्स की हमारी मिनिस्ट्री उसने लॉन्च किया है सेकंड फेज गोल प्रोग्राम का, बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। दूसरा जो है गोल स्टैंड फॉर, इसके लिए ये स्टैंड्स करता है, तो गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, मतलब इसका अर्थ क्या है, तो इसकी मीनिंग जो है वो ये है, ठीक है। इसके बाद ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है फेसबुक इंडिया किसके साथ, हमारी मिनिस्ट्री जो है ट्राइबल अफेयर्स उसके साथ मिलके। और जो लास्ट स्टेटमेंट है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो प्रोवाइड करना है मेंटरशिप किसके लिए, ट्राइबल यूथ के लिए, और किस मोड से, डिजिटल मोड से। तो चारों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही है चारों स्टेटमेंट। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं, इसका आंसर आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।